नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है और साथ ही आपके सवालों का बड़ा मंच भी तैयार है। तो अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, अखिलेश जैन है टेक्निकल IQ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और आज बड़ा एक्शन दिख रहा है गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में। गोल्ड करीब 600 रुपए ऊपर है, 62,400 के करीब पहुंच चुका है। मनोज जी, गोल्ड क्या ये तेजी अभी आज शाम को और बढ़ सकती है? क्या करें गोल्ड में? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे हमने देखा है कि कल जिस तरह से जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता हुआ नजर आया था, तो उसके बाद यहाँ पे यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर के बाद जो गिरावट आई थी वो थमती हुई नजर आई और निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। आज शाम के सत्र में भी यहाँ यूएस के PPI के नंबर आएंगे, उस समय एक थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन जो भी डिप्स मिले वो फिर एक बार यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे फिर एक बार एक अच्छी बढ़त जो है वो देखने को मिलेगी सोने में। और आज भी शाम को डेटा के बाद मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ 62,200 62,100 के दायरे में भाव मिले तो उस समय बिल्कुल यहाँ पे बाइंग की जो है रणनीति बना के चलना चाहिए। 61,900 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। शाम के सत्र के लिए 62,550 और नेक्स्ट वीक के लिए 62,800 तक का लक्ष्य फिर लेकर के चल सकते। आपका टेक्निकल IQ क्या कहता है अखिलेश जी गोल्ड पर? मनोज सर के स्टेटमेंट से मैं काफी ज्यादा सहमत हूँ। एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है ड्यू टू मिडिल ईस्ट टेंशन जो कॉमेक्स भाव में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यहाँ पर 2030 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया है और लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से एक फर्दर एक बढ़िया बाउंस लेंगे। मुझे लगता है 2060 से लेकर 2075 तक के भाव हमको अगले वीक तक देखने को मिलना चाहिए। वहीं M6 के अंदर बात करें तो अप टू 62,250 के आसपास तक भाव आते हैं, तो सोने में यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आप 62,150 के नीचे रखिए। मुझे लगता है कि शाम के सत्र तक भाव 62,650 के आसपास तक देखने को मिलने चाहिए। तो अभी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही लग रहा है और पॉजिटिव रहना चाहिए गोल्ड। ओके, ठीक है। तो अभी आप कह रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो इस पर आप नजर रखिए। और 62,374 ये MCX पर गोल्ड का ताजा भाव है। 586 रुपए की मजबूती गोल्ड की कीमतों में दिख रही है। चांदी पर आपका व्यू जैन साहब, चांदी में क्या करें मनोज जी? चांदी में भी बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव है मृत्युंजय जी मोमेंटम। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो $22.5 जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और कल भी हमने कीमतें निचले स्तरों से अच्छी वहां पे फिर एक बार जो है रिकवरी आते हुए देखी थी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे चांदी में भी मोमेंटम पॉजिटिव है। डेटा के समय यहाँ पे 71,700 के आसपास के स्तर मिले तो बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। 70,900 का स्टॉप लॉस लगाएं। शाम के सत्र के लिए 73,000 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक में हमारा मानना है कि फिर एक बार 74,500 तक के स्तर यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पर। कच्चा तेल भी काफी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से तनाव के हालात बने हैं, हूती विद्रोहियों पर अटैक किया गया है और उससे थोड़ा सेंटीमेंट मार्केट का ऊपर नीचे हुआ है। और कच्चा तेल इस वक्त भी आप देखिए करीब 4% ऊपर है। ब्रेंट 80 के ऊपर चला गया है। NYMEX क्रूड भी 4% ऊपर और 75 के करीब है। MCX पर भाव 6200 के ऊपर चला गया है। क्या लगता है क्रूड में मनोज जी आपको? क्रूड में यह एक मोमेंटम हम कह सकते हैं कि तेजी आई है, लेकिन अगर डिमांड साइड से देखें तो यूएस में जो ऑयल के स्टॉक्स है वहाँ लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। और लगातार 2 सप्ताह से जो इन्वेंट्री में हमने जंप देखा है, तो उसके चलते हुए ये थोड़ी सस्टेनेबल नहीं लगती है तेजी। हमारा मानना है कि कहीं भी अगर 6,270-80 तक के भी भाव आते हैं तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, तो ये यहाँ पे फ्रेश बाइंग ना करें। और अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 50-60 रुपए की ओर तेजी आती है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। आप कह रहे हैं कि अगर 50-60 रुपए और कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन इस बीच महंगाई की
आ गए हैं और रिटेल महंगाई दिसंबर के महीने में बढ़ी है और ये बढ़कर 5.9% के स्तर पर पहुंची है, 5.9%। और नवंबर के महीने में 5.5% महंगाई थी, जो कि 3 महीने का हाई था। और नवंबर के मुकाबले दिसंबर में महंगाई बढ़ी है और ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं 5.69%। जी हाँ, माफ कीजिएगा, 5.69% ये महंगाई के आंकड़े हैं। तो दिसंबर में जो खुदरा महंगाई है, जो रिटेल महंगाई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा हम आपको ताज़ा आंकड़ा इस वक्त दिखा रहे हैं, 5.69% ये आंकड़े महंगाई के हम आपको दिखा रहे हैं। अनुमान था 5.9% का, उसके मुकाबले 5.69, तो अनुमान से थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन नवंबर के मुकाबले ज़्यादा है। नवंबर में 5.5% थी महंगाई, जो 3 महीने की ऊंचाई थी महंगाई की। और अक्टूबर के महीने में महंगाई 4.87% था, उसके बाद ये नवंबर में बढ़ा। तो जिस तरह से कुछ दाम बढ़े, दालों के दाम और बाकी कुछ कमोडिटीज़ के, तो उसका इम्पैक्ट हम ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर देख पा रहे हैं। ग्रामीण महंगाई दर 5.85% से बढ़कर 5.93% पर पहुंची है। ये हम आपको रूरल इन्फ्लेशन का आंकड़ा बता रहे हैं, ग्रामीण महंगाई। इसके अलावा जो खाद्य महंगाई है, जो फूड इन्फ्लेशन है, वो 8.7% से बढ़कर 9.53% पर पहुंची है। ये हम आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस के आंकड़े बता रहे हैं। शहरी जो महंगाई दर है वो 5.26% से बढ़कर 5.46% पर पहुंची है। तो शहरी महंगाई दर भी और ग्रामीण महंगाई दर भी दोनों बढ़ी है। और ये हम डिटेल आंकड़े आपको महंगाई को लेकर जो भी आए हैं हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यूएस में के भी जो आंकड़े आए कल महंगाई के, वो बढ़कर आए। अमेरिका में भी रिटेल महंगाई बढ़ी है। उसके बाद आज जो भारत के आंकड़े आए हैं, यहाँ पर भी महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर जो महंगाई को लेकर एक कंसर्न है ग्लोबली, हालांकि उसमें बहुत हद तक राहत मिली है, महंगाई ऊपर से काफ़ी नीचे आई है, लेकिन फिर भी अभी भी महंगाई को लेकर अमेरिका में भी अगर आप देखें तो जिस तरह से महंगाई बढ़कर आई, ब्याज दरें कम होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर एक नई डिबेट वहाँ पर शुरू हो गई है। और यहाँ भी आप देखिए महंगाई के आंकड़े बढ़कर आए हैं। हालांकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, खास करके जो फूड ग्रेन का इन्फ्लेशन है, जो सब्जियों का इन्फ्लेशन है, उसको काबू में रखा जाए। कई सारे कदम भी सरकार ने उठाए हैं, उसका इम्पैक्ट दिखा भी है, लेकिन इन सब के बावजूद आंकड़े कुछ बढ़कर आए हैं। हो सकता है आगे कुछ राहत मिले, लेकिन तत्काल तो यही है कि 5.5% की महंगाई थी नवंबर के महीने में, जो अब बढ़कर 5.69% पर पहुंच गई है। और कोर महंगाई दर 4.1% से घटकर 3.9% पर पहुंची है। सीपीआई की जो कोर महंगाई है उसमें कुछ गिरावट आई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, तो वहाँ पर थोड़ी नरमी ज़रूर है। और ये 4.1% से घटकर 3.9% पर पहुंची है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राधिका पांडे हैं, सीनियर फेलो हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है दिसंबर के महीने में वो बढ़ा है कंपेयर टू नवंबर, 5.5% था, वो बढ़ के 5.69% हो गया है। क्या ये कंफर्टेबल रेंज में है या आपको लगता है चिंता बढ़ाने वाला है ये आंकड़ा? जी, ये कंफर्टेबल रेंज में तो नहीं है, क्योंकि जो आरबीआई का टारगेट आप जानते हैं कि आरबीआई ने बार बार बोला है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो 4% है। और नवंबर से अगर हम पहले देखें तो इन्फ्लेशन में गिरावट आ रही थी, लेकिन नवंबर से अगेन हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है। तो और इसका मेन रीजन फूड प्राइसेस से ही रिलेटेड है। और हमें पता था कि एक अनफेवरेबल बेस इफेक्ट के कारण नवंबर और दिसंबर में इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होगी। तो ये डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न है। और इसके अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो मेनली फूड इन्फ्लेशन के कारण इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। सब्जियों के दाम, अनियंस के कारण, सीरियल्स और पल्सेस के कारण इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या आगे इसमें कुछ कमी हम देखेंगे जब जनवरी के आंकड़े आएंगे, या आपको लगता है कि रिटेल इन्फ्लेशन के मोर्चे पर अभी चिंता बनी रहेगी, या आंकड़ा थोड़ा और बढ़ सकता है?
जी नहीं, अब हम देखेंगे कि इसमें थोड़ी थोड़ी ईजिंग आनी स्टार्ट होगी। ये कम होगा, और अगर हम आरबीआई के खुद के प्रोजेक्शंस देखें तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन में आगे आने वाले महीनों में कमी देखी जाएगी। दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स इसमें इन्फ्लेशन में कमी देखी जाएगी। जो ये बढ़ोतरी थी ये मेनली एक्सपेक्ट किया जा रहा था नवंबर और दिसंबर के महीनों में, अनफेवरेबल बेस इफेक्ट के कारण, क्योंकि नवंबर दिसंबर लास्ट जो ईयर था उसमें इन्फ्लेशन बहुत कम थी, तो इसलिए वो जो हम डिफरेंस लेते हैं वो बेस इफेक्ट अनफेवरेबल के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था नवंबर दिसंबर में। आने वाले महीनों में हमें इसमें थोड़ी सी कमी नजर आएगी। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन पर आपका व्यू क्या है? फूड इन्फ्लेशन के मोर्चे पर क्या राहत रहेगी आगे? फूड इन्फ्लेशन में आप देखेंगे कि देखिए फूड इन्फ्लेशन में तीन जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, एक तो सीरियल्स हो गया, एक पल्सेस हो गया, और तीसरा सब्जियों के दाम। तो जो सब्जियों के दाम है इनमें हमें और कटौती नजर आएगी जनवरी से। उस कारण जो है सीपीआई फूड इन्फ्लेशन में आगे आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि एक कमी आएगी, एक ईजिंग आएगी। पल्सेस और सीरियल्स के दाम जो है वो एक चिंताजनक है, वो हमें देखना होगा कि वो कैसे बिहेव करेंगे। और बहुत हद तक ये गवर्नमेंट के जो और मेजर्स, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जैसे कई सारे एक्सपोर्ट को बैन किया है ताकि डोमेस्टिक सप्लाई इंक्रीज हो। तो इन सब चीजों पे कैसे और एक्शंस लिया जाता है उस पर निर्भर करेगा। तो सीरियल्स और पल्सेस के दाम में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी वो एलिवेटेड रहेंगे। लेकिन जहां तक बात अगर हम सब्जियों की करें तो उसमें हमें गिरावट दिखेगी, और वो एक मेन रीजन रहेगा ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन में कमी आने के लिए जनवरी ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे ये होगा कि जो महंगाई के आंकड़े अभी हैं या फिर जो आगे का अनुमान आप लगा रही हैं, इसको देखते हुए ब्याज दरों पर आरबीआई का अप्रोच अब आपको क्या दिखता है? जी, ब्याज दर देखिए, अगर ब्याज दर की हम बात करें तो आरबीआई अभी स्टेटस को मेंटेन रखेगा, क्योंकि आरबीआई जब तक इन्फ्लेशन 4% पे नहीं पहुंच जाता तब तक आरबीआई इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को कट करने के बारे में नहीं सोचेगी। ये बात बहुत क्लियरली गवर्नर ने बता दी है। तो अभी हम इंटरेस्ट रेट्स में एक्सपेक्ट करेंगे कि वो स्टेटस को रहेंगे, अनचेंज्ड रहेंगे, उनमें कोई ना अपवर्ड चेंज होगा ना डाउनवर्ड चेंज होगा। और जब इन्फ्लेशन कुछ महीनों तक हम देखेंगे कि 4.5%, 4% के करीब हो जाएगा, तब हम सोच सकते हैं, और वो मेनली होगा इस साल के सेकेंड हाफ में। तो अभी तो कुछ मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को स्टेबल ही रखा जाएगा। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी ब्याज दरें स्थिर रहेंगी, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश अभी आपको नहीं दिख रही है। बहुत शुक्रिया मैम आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में सीपीआई के नंबर्स पर बात करने के लिए। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश मोदी का, सदलपुर से जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 2 लॉट क्रूड के शॉर्ट कर रखे हैं 5995 पे। 5995 पे आपने शॉर्ट किया है? यस। ओहो, मार्केट तो काफी बढ़ गया, क्या करें अखिलेश जी अब? यहाँ पे नो डाउट काफी टाइम से जो क्रूड है वो कंसोलिडेट कर रहा था चार्ट्स पे 5800 और 6200 की रेंज पे। यहाँ पे हमने एक अपसाइड वॉल्यूशन दिखा है, बट भाव अभी यहाँ पे लग रहा है कि सस्टेन करते हुए नहीं लग रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ऊपर में इसका 6262 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये भाव ब्रिश नहीं करता तो यस, टेक्निकली वापस से भाव एक बार लगता है कि 6000 की टेरिटरी में आए, बट ओवरनाइट रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। अगर भाव 6205-7 के ऊपर बंद होते हुए दिखेंगे तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को एक बार एग्जिट करें। तो अभी इंटरडे के लिए पोजीशन मेंटेन करने के लिए 6262-65 तक के स्टॉप लॉस से इस पोजीशन को आप कैरी कर सकते हैं जी। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है हिसार से। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मुकुंद सर। नमस्कार सर, पूछे। सर इतने दिन अपसेंट मत हो कि आप, मन नहीं लगता आपके बगैर। क्या बात कर रहे हैं, चलिए बहुत धन्यवाद। क्या मतलब आप ये चाह रहे हैं कि मैं छुट्टी ना लूं, है ना? चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो अब नहीं उतार लेता हूँ। चलिए पूछिए अब। सर ये मेरा सवाल सिल्वर पे है सर। सुबह तो शॉर्ट करवा रहे थे, अब ये बाइंग करवा रहे हैं सर। सिल्वर पे जी। किन से सवाल है आपका? सिल्वर पे है सर, मैंने सिल्वर शॉर्ट कर किससे, अजय जी से या आप अखिलेश जी से? जी, अजय जैन से सवाल है आपका या अखिलेश से? अखिलेश जी से सर। ये इनके टेक्निकल पॉइंट अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, बताइए अखिलेश जी। अभी
अभी गोल्ड के मोमेंटम को थोड़ा सा सिल्वर फॉलो करता है, या जैसे मिडिल ईस्ट में टेंशन आया तो एक कंडीशनल बाइंग फिर भी देखी जा सकती है, बट ज्यादा अपसाइड मुझे नहीं लग रहा। जैसे मैंने कंटिन्यूस शो पे कहा है कि 72,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जिसके नीचे हमने एक बहुत शार्प इसमें डिप भी देखा, तो कंडीशनल बाइंग दिख सकती है। आप इसमें काम कर सकते हैं। 72,250 के ऊपर भाव रहता है तो 72,800 73,000 तक के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पे कोई बहुत बड़ी अभी बाइंग नहीं दिख रही। इंटरडे आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसको 71,900 के आसपास बाय करिए, 71,650 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। इंटरडे में 72,800 73,000 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपको ले चलते हैं अटल सेतु के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये मुश्किल ही है और इसलिए मैंने कहा था लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर नमन करते हुए, मुम्बरा देवी को नमन करते हुए, सिद्धि विनायक जी को प्रणाम करते हुए ये अटल सेतु मुंबई करों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। कोरोना के महासंकट के बावजूद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम बहुत पूरा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए शिलान्यास, भूमि पूजन, उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम पर नहीं होता, नहीं ये मीडिया में आने के लिए और जनता को रिझाने के लिए होता है। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। साथियों, आज यहां देश के मुंबई और महाराष्ट्र के विकास से जुड़े हुए 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। आज व्यापार जगत को मजबूती देने वाली आधुनिक भारत रत्न और नेक्स्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई के लिए को मिली है। इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट तब शुरू हुए थे जब महाराष्ट्र में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी थी। इसलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परिणाम है। मैं उन सबको बधाई देता हूं। मैं आज महाराष्ट्र की बहनों को भी बधाई दूंगा। इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का आना, इन माताओं बहनों का हमें आशीर्वाद देना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है। देश की माताओं बहनों बेटियों के सशक्तिकरण की जो गारंटी और जो गारंटी मोदी ने दी है ना, उसको महाराष्ट्र सरकार भी आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री महिला सक्षमीकरण अभियान, नारी शक्ति दूत एप्लीकेशन और लेक लाड़की योजना ऐसा ही एक उत्तम प्रयास है। आज यहां इस आयोजन में हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आई हुई है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की नारी शक्ति का आगे आना, नेतृत्व करना उतना ही आवश्यक है। तो मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है और एक बड़ी सौगात मुंबई को दी गई है। उस मौके पर पीएम मोदी बोल रहे हैं। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आपकी खबर, आपका फायदा। नमस्कार।